बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैं पटवार से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक साल हो गया हमारी जो है ना वो ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है फरवरी से। तो जो न्यू पटवारी भर्ती हुए हैं उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है फरवरी से। तो अब उनके एग्ज़ाम होने हैं इंशाल्लाह जनवरी में। तो उस हवाले से हमारे जो पेपर होंगे उनसे रिलेटेड आज से मेरी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं हर जो है पेपर पे वीडियोस बनाऊंगा, उस पर 100 MCQs अपलोड करूंगा। और वो 100 MCQs कहाँ से होंगे? वो 100 MCQs मैंने मुख्तलिफ तहसील से जो है ना पेपर डिस्कस किए हैं अपने दोस्तों के साथ। तो वहाँ से लेके मैंने जो है ना वो वीडियोस अपलोड करनी है ताकि आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि पेपर किस तरह से होंगे। तो उस हवाले से हम जो है ना अपने पेपरों की अच्छी तरह से तैयारी कर सकेंगे। तो आज सबसे पहले जो है मैंने मसाहत स्टार्ट की है। सबसे पहले मसाहत पे मैं 100 या 100 से ज़्यादा MCQs जो मेरे पास अवेल होंगे वो बनाऊंगा। उसके बाद फिर मैं दूसरे टॉपिक पे बनाऊंगा जो हमारा सब्जेक्ट है ना, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं MCQs बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आज का हमारा जो है मसाहत का पेपर है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है कि हर सवाल का एक नंबर है, दुरुस्त जवाब के 4 खानों में से तलाश करके खाली खाना में अंदराज करें। ठीक है, तो ये मेरे पास सबसे पहला जो सवाल है वो है कि एक मरला में कितनी सरसाई होती है। ये आम सा सवाल है, तकरीबन हर बंदे को पता है, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि आप लोगों को पता चल जाए कि किस तरह के पेपर होंगे इसमें। आगे ऐसा ऐसा जो है ना वो मुश्किल भी आएंगे। पहले सबसे जो है ना हम बेसिक जो है पहली इकाई से स्टार्ट करेंगे कि एक मरला में कितनी सरसाई हैं। तो 4 जवाब दिए गए हैं, 1, 2, 3, 9। तो आगे दुरुस्त जवाब जो है ना वो आखिरी कॉलम में दिया गया है। ठीक है, तो एक मरले में 9 सरसाई होती हैं। ठीक है, उसके बाद है एक मरला में कितने मरबा फुट होते हैं। एक मरला में 272.25 स्क्वायर फुट होते हैं। उसके बाद आता है एक करम में कितने फुट होते हैं। एक करम में 5.5 फुट। 5.5 का मतलब ये नहीं है 5 फुट और 5 इंच। 5.5 का मतलब है कि 5.5, मतलब कि 5 फुट और 6 इंच होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि सवाल नंबर हमारा चौथा है कि एक मुरब्बा करम क्या कहलाता है। एक मुरब्बा करम जो है ना वो हमारी सरसाई होती है। ठीक है, एक मुरब्बा करम को सरसाई कहते हैं क्योंकि अगर हम एक जो है करम एक तरफ कर लें और एक करम को जो है दूसरी तरफ, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो एक सरसाई बन जाएगी। उसके बाद हमारे पास आता है एक सरसाई में कितने मरबा फुट होते हैं। एक सरसाई में 30 मरबा फुट होते हैं। जब आप 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 5.5 के साथ, तो हमारे पास 30.25 जो है ना वो स्क्वायर जो है मरबा फुट हो जाएंगे सरसाई का रकबा। ठीक है, उसके बाद आता है एक कनाल में कितने मरला होते हैं। एक कनाल में 20 मरले होते हैं। ठीक है, उसके बाद है एक एकड़ में कितनी कनाल होती हैं। एक एकड़ में 8 कनाल होती हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है कि एक किले में कितना रकबा होगा। तो किले और एकड़ सेम चीज़ है, लेकिन बाज़ जहाँ पे मरबा बंदी है ना, यहाँ पे हमारी बाज़ जगह पे 36/40 एकड़ है और कई जगह पे जो है वो 40/40 एकड़ है। जहाँ पे 40/40 एकड़ है वहाँ पे 8 कनाल 18 मरले का जो है ना वो एकड़ होता है। ठीक है, जहाँ पे 40/40 मतलब कि मरबा बंदी में हमारे जो है वो बनाया गया है रिकॉर्ड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है खेतों का नक्शा कहलाता है। खेतों का नक्शा शजरा किश्तवार कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल नंबर 10 है कि मालकान और इनके आबाओ अजदाद के रिकॉर्ड को क्या कहते हैं। मालकान जो है ना उनके आबाओ अजदाद जो है ना उनका शजरा नस्ब होता है। जो उनकी एक ट्री बनता है उसको हम शजरा नस्ब कहते हैं। ठीक है, ये मेरे पास है। उसके बाद है ऐसा इल्म जिसके ज़रिए खेतों का शजरा यानी नक्शा बनाया जाता है, इसको क्या कहते हैं। वो मसाहत है। मसाहत की वजह से हम खेतों का नक्शा वगैरह बनाते हैं। मसाहत ऐसा इल्म वो है जिसके ज़रिए हम खेतों का जो है ना वो शजरा वगैरह बनाते हैं, इसको हम मसाहत कहेंगे। ठीक है, इल्म मसाहत में पैमाइश की कितनी इकसाम है। इल्म मसाहत में पैमाइश की 2 इकसाम है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एक मरबा कितने एकड़ या किले पर मुश्तमिल होता है। एक मरबे में 25 एकड़ होते हैं। जब 25 एकड़ कंप्लीट हो जाते हैं 1 to 25 एकड़, तो हमारे पास एक मरबा हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। उसके बाद है ज़मीन की हदूद और कितात की पैमाइश से मसावी ज़ाहिर करने को कहते हैं। इस तरीक़े को हम शजरा कहते हैं। ज़मीन की हदूद और कितात जो है ना उसको पैमाइश से मसावी को ज़ाहिर करने को हम जो है ना वो शजरा कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास हदूदी खतूत से घेरी हुई सतह को क्या कहते हैं। हदूदी जो है हमारे पास है एक हदूदी खतूत जो है ना, वो हदूदी खतूत का मतलब है कि एक जगह पे ख़त लगा दिया, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, तो जो दरमियान में जगह आ जाएगी वो हमारे पास रकबा आएगा। ठीक है। यहाँ पे भी रकबा लिखा है। ठीक है। उसके बाद लट्ठे के टुकड़े पर जो शजरा की नकल तैयार की जाती है इसको क्या कहते हैं, उसको शजरा पारचा कहते हैं। लट्ठे के कपड़े पे जो बनाया जाता है उसको हम शजरा पारचा कहते हैं। उसके बाद है सवाल है कि जिस शजरा को मोटे कागज़ पर तैयार किया जाता है इसको क्या कहते हैं, उसको मसावी कहते हैं। शजरा असल में होता है नक्शा। जैसे आम लफ्ज़ों में अगर हम शजरा को कहें, शजरा होता है नक्शा। उसी नक्शे को अगर हम लट्ठे के कपड़े पे कहें तो हम शजरा पारचा कह देंगे। अगर हम जो है मोटे कागज़ों पे बनाएं तो उसको हम मसावी कह देते हैं। मसावी जो है ना वो मुख्तलिफ मसावी के पेजेस पे बनती है। एक मसावी के 16 मरबे होते हैं जैसा आपको पहले ही पता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ़ारसी में किश्त कहा जाता है। फ़ारसी में किश्त को कहते हैं, खेत को कहते हैं किश्त। ठीक है। फ़ारसी में खेत को जो है वो किश्त कहते हैं। उसके बाद है लोहे की एक लंबी जंजीर जो पैमाइश के लिए इस्तेमाल की जाती है इसको कहते हैं। जो पैमाइश का एक पैमाना है लोहे की लंबी जो है जंजीर है उसको हम जरेब कहते हैं। जरीब भी कोई कहता है, जरेब भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है मैदानी इलाकों में जरीब की लंबाई कितनी होती है। मैदानी इलाकों में जरीब की लंबाई 10 करम, और अगर फुटों में देखी जाए तो वो हमारे पास हो जाती है 55 फुट। ठीक है। क्योंकि एक करम जो है वो 5.5 फुट के बराबर होता है। उसके बाद आता है पहाड़ी इलाकों में जरीब की लंबाई कितनी होती है। पहाड़ी इलाकों में जरीब की लंबाई जो है ना वो हाफ़ हो जाती है मैदानी इलाकों से। जिस तरह 10 करम था ये आना था 5 करम। अगर फुटों में देखें तो वो 55 करम था, 55 फुट था, और ये 27.5 मतलब कि 27.5 फुट है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जरीब की सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए जो जगह तैयार की जाती है इसको क्या कहते हैं। उस सेहत का अंदाज़ा लगाने के लिए अड्डा जो है वो बनाया जाता है। अड्डे के ज़रिए पता चलता है कि जरीब जो है वो ठीक है या नहीं ठीक। उसके बाद है पैमाइश के दौरान तकरीबन कितनी झंडियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ये बहुत अहम सवाल है कि पैमाइश के दौरान तकरीबन कितनी झंडियाँ इस्तेमाल की जाती हैं। वो 10 से 12 झंडियाँ जो है ना वो इस्तेमाल की जाती हैं। अगर अब बात अक्सर लोगों के जहन में ये सवाल है कि 10 से 12 झंडियाँ जो हैं वो अगर ज़्यादा लंबाई में पैमाइश करनी हो तो फिर वही जो है वो झंडियाँ उखाड़ के आगे इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैमाइश के लिए इस्तेमाल होने वाली झंडियों की लंबाई कितनी होती है। ये भी अहम सवाल है कि पैमाइश में इस्तेमाल होने वाली जो झंडियाँ हैं उनकी लंबाई कितनी होती है। 1.5 फुट लंबाई 1 फुट चौड़ाई होती है। जो झंडी इस्तेमाल की जाती है पैमाइश के वक्त तो उसकी जो लंबाई है वो 1.5 फुट होगी और जो उसकी चौड़ाई है वो 1 फुट होगी। ठीक है। उसके बाद जरीब की सेहत के लिए जो लोहे का एक गज़ दिया जाता है इसकी लंबाई कितनी होती है। तो जो लोहे का एक गज़ इस्तेमाल किया जाता है उसकी लंबाई 1 करम होती है। पैमाइश की सेहत के लिए जो लोहे का एक गज़ इस्तेमाल किया जाता है उसकी 1 करम लंबाई होती है। ठीक है। उसके बाद जरीब की सेहत के लिए अड्डा की तैयारी में करने कितने फासले पर लकड़ी के टुकड़े गाड़े जाते हैं। जरीब जो है ना उसके अड्डे की तैयारी के लिए जो है ना वो कितने फासले पे लकड़ी के टुकड़े जो है ना वो गाड़े जाते हैं। वो 10 करम पे गाड़े जाते हैं। जिस तरह वो उसको बाज़ लोग बांस वगैरह भी कहते हैं। उसके बाद पहाड़ी इलाकों में लकड़ी के जिस तख्ते से पैमाइश की जाती है कहलाता है क्रॉस कहलाता है। क्रॉस के ज़रिए हम देखते हैं कि हमारी जो है लाइन वो सीधी है या नहीं सीधी, उसको हम क्रॉस बोलते हैं। पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है क्रॉस की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है। क्रॉस जो है ना वो स्क्वायर फुट में होता है। स्क्वायर फुट मीन के
8 इंच उसकी लंबाई होगी और 8 इंच ही चौड़ाई होगी। 8 बाई 8 भी हम कह सकते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई 8 भी हम उसे कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि दो नुकात को मिलाने के लिए जो हमारे पास मिलाने वाली लकीर को कहते हैं, दो नुकात को आपस में मिलाने वाली लकीर को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ख़त। ठीक है, दो नुकात को आपस में मिलाने वाली लकीर को हम ख़त कहेंगे। उसके बाद सवाल नंबर हमारे पास 30 है। अगर एक ख़त बिल्कुल सीधा हो कहलाता है। अगर सीधा ख़त हो जिसकी लाइन बिल्कुल सीधी हो उसको ख़त मुस्तकीम कहते हैं। जिस तरह हम दुआ में भी मांगते हैं ना कि या अल्लाह पाक सिरातल मुस्तकीम जो है ना उस रास्ते पे चला, तो इसी तरह जो सीधा रास्ता है सीधा ख़त है उसको हम मुस्तकीम कहते हैं। मेरा जो है बीच में दूसरा बताने का मकसद ये है कि आपके जहन में जो है ना वो बात आ जाए। ठीक है, उसके बाद दो मौक़ों के दरमियानी फ़ासले को कहते हैं लाइन। अगर दो नुकात के दरमियान जो लाइन होगी उसको हम ख़त कहेंगे। अगर दो जो है वो मौक़ों के दरमियान लाइन होगी तो उसको हम दो मौक़ों के दरमियान को जो होगा उसको हम लाइन कहेंगे। यही बात है कि अगर हम कागज़ पे जाके देखें तो हमारे पास दो नुक्ते होंगे और दोनों नुक्तों को जो हम आपस में मिला रहा है वो ख़त होगा। और अगर दो ज़ाहिरी तौर पे किसी जो है जगह पे जाके देखें तो दो मौक़ों को जो मिला रहा है वो हम लाइन कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है ज़मीन पर ज़मीन पर किसी ख़ास मकाम को कागज़ पर निशान से ज़ाहिर करने को कहते हैं। ज़मीन का जो कोई भी मकाम है उसको कागज़ पे ज़ाहिर करने के लिए जो हम निशान लगाते हैं उसको हम नुक्ता कहते हैं। ठीक है, ज़मीन के जो है वो किसी ख़ास मकाम का जो निशान जो है वो हम अपने कागज़ में मुंतकिल करने के लिए जो निशान लगाते हैं उसको हम नुक्ता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है डैश की ना लंबाई होती है और ना चौड़ाई होती है। जो हमारे पास नुक्ता या किता होता है ना, इसकी ना ही लंबाई होती है ना ही इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारे पास शजरा बनाने के लिए आला होता है। शजरा बनाने के लिए आला जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमारे पास पैमाना है। ठीक है, इधर उन्होंने पे के नुक्ते नहीं लिखे गलती से। उसके बाद है पटवारी के पास पैमाइश के लिए कितना लंबा पीतल का पैमाना होता है। यहाँ पे 10 इंच का लिखा हुआ है, लेकिन ये आप कंफर्म कर लेना कि ये 10 इंच का ही पैमाना होता है या इससे बड़ा या कम होता है, क्योंकि मुझे भी ये कंफर्म नहीं है। उसके बाद है पैमाने को डैश कहते हैं। पैमाने को डैश मुस्तर भी कहते हैं। ठीक है, मुस्तर भी पैमाने को कहते हैं। उसके बाद है ऐसी शक्ल जिसमें तीनों अज़ला बराबर हों इसे कहते हैं। क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है वो मसाहत का है, तो यहाँ पे एक सवाल दिया गया है कि अगर तीनों अज़ला एक ऐसी शक्ल है जिसके अज़ला हैं ही तीन और तीनों आपस में बिल्कुल बराबर हैं तो उसको हम मसलस कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है ऐसी मसलस जिसका ज़ाविया 90 डिग्री का हो कहलाता है। अब मसलस की बात आ गई तो मसलस हमने ऊपर पढ़ लिया कि मसलस वो शक्ल होगी जिसके अज़ला जो हैं वो तीन होंगे। ठीक है, इधर नीचे उसने कहा कि एक ऐसी मसलस जो जिसका एक ज़ाविया 90 का हो जाए, जब उसका एक ज़ाविया 90 का हो उसके कामतुल ज़ाविया मसलस कहेंगे उसे हम। उसके बाद है कि ऐसी शक्ल जिसके चारों अज़ला बराबर हों इसको और एक दूसरे पर 90 का ज़ाविया बनाते हों। एक ऐसी जो हमारे पास शक्ल है जिसके चारों अज़ला आपस में बराबर हैं और हर जो कार्नर है, हर जो उसका कोना है वो 90 का ज़ाविया बनाया रहा तो उसको हम मरबा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है ऐसी शक्ल जो दो अज़ला एक लंबाई के बराबर। इसमें उसने ये कहा कि अगर एक ऐसी शक्ल है जिसकी दो अज़ला की लंबाई और दो अज़ला की चौड़ाई आपस में बराबर है तो उसको हम क्या कहेंगे? मुस्ततील। मरबा और मुस्ततील में ये फ़र्क होता है, मरबे में चारों अज़ला आपस में बराबर होते हैं और मुस्ततील में जो है वो दो आमने सामने वाले अज़ला बराबर होंगे, फिर दो आमने सामने वाले अज़ला बराबर होंगे, जिसको हम आम लफ्ज़ों में जो है ना वो लंबाई बराबर होगी लंबाई की और चौड़ाई बराबर होगी चौड़ाई की। ठीक है, उसके बाद है ऐसी शक्ल जिसमें दो अज़ला एक लंबाई के हों, बाकी दो अज़ला एक लंबाई के हों और 90 डिग्री का ज़ाविया ना बनता। और यहाँ पे उन्होंने ये कहा कि अगर एक ऐसी शक्ल है जिसमें उनके अज़ला तो आपस में दोनों बराबर हैं
मतलब कि जो पहला लंबाई का इजला है वो लंबाई के इजला के बराबर है, और दूसरा चौड़ाई का इजला जो है चौड़ाई के इजला के बराबर है, लेकिन 90 का ज़ाविया नहीं बन रहा है। तो 90 का ज़ाविया अगर नहीं बन रहा, इजला दोनों आपस में लंबाई के आपस में बराबर हैं और चौड़ाई के आपस में बराबर हैं, तो उसको मुआइन मतवाज़ी इजला कहते हैं, मुआइन मतवाज़ी इजला। ठीक है। उसके बाद है ऐसी अशकाल जिनके 5 कोने बराबर इजला के हों कहलाते हैं। अगर एक ऐसी आपके पास शक्ल आ जाती है जिसके 5 इजला हैं और पाँच के पाँचों इजला जो हैं वो आपस में बराबर हैं, तो उसको हम मखमस कहते हैं। उसके बाद एक ऐसी शक्ल जिसके 6 इजला की लंबाई बराबर हो, अगर 6 इजला हैं और 6 इजला की ही लंबाई आपस में बराबर है तो उसको मुसद्दस कहेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है कि एक ऐसी चकोर जिसमें 2 इजला बराबर और गैर मतवाज़ी हों, 2 इजला बराबर और बाकी जो है ना वो गैर मतवाज़ी हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसका हम जुनका कहेंगे। ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे खुद नहीं पता। उसके बाद है ऐसी चकोर जिस, यहाँ पे आ जाता है कि ऐसी चकोर जिसका कोई भी ज़िला मतवाज़ी ना हो। एक ऐसी हमारे पास चकोर है जिसका कोई भी इजला आपस में बराबर नहीं है, उसको मुनहरफ कहेंगे हम। ठीक है। उसके बाद जो शक्ल जो 4 से ज़्यादा लाइनों या खतूत से घिरी हुई हो, ऐसी शक्ल जिसके 4 से ज़्यादा जो है ना वो लाइनें हो, तो उसको कसीरुल इजला कहेंगे, ऐसी शक्ल को हम। और उसके बाद है वो मुसल्लस जिसके तीनों इजला बराबर हों कहलाती हैं। ऐसी शक्ल जिसके तीनों इजला आपस में बराबर हों उसे हम कहते हैं मुसल्लस मतवाज़िउल अज़ला। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है त्रिकोण या मसल्लस की कितनी इकसाम है। त्रिकोण या मसल्लस की हमारे पास 6 इकसाम है। ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 49 है कि किसी खेत को मौज़ा के ऐन मुताबिक किसी स्केल पर पैमाना से कागज़ पर ज़ाहिर करने को कहते हैं। ऐसी मतलब कि जो हमारे खेत में है वही सेम टू सेम हमने जो है वो अपने कागज़ पे बनाना है, तो उसको हम शजरा कशी कहते हैं। शजरे का मतलब ये है कि वही चीज़ जो हमारी रियल हमारी फिज़िकली है वही चीज़ हमने उठा के जो है ना वो पेपर पे ड्रा कर देने को हम कशी कहते हैं, और शजरा वो कहते हैं वही सेम वाला चीज़ जो है वो उठा के इधर ले आनी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जब खेत बहुत छोटे हों तो शजरा कशी का स्केल रखा जा सकता है। अगर बहुत छोटे खेत हों तो शजरा कशी का जो हमारे पास स्केल है वो 1 इंच जो है वो 20 ग्राम के बराबर होगा, ये रखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। उसके बाद है जब खेत मजरूआ और बड़े बड़े हों तो शजरा कशी का जो है स्केल रखा जा सकता है। जब बड़े बड़े हों स्केल तो उसमें हम शजरा कशी का जो स्केल है वो रखेंगे 1 इंच जो है वो 80 ग्राम के बराबर, 1 इंच 80 ग्राम के बराबर। उसके बाद हमारे पास है जरीब की सेहत का इत्मीनान किससे पता चलता है। जरीब जो है वो उसकी सेहत का इत्मीनान जो है वो अड्डे से पता चलता है। उसके बाद हमारे पास सवाल नंबर 53 जो है वो ये है, मुस्तिल का रकबा निकालने का फार्मूला क्या है। मुस्तिल अगर आपके पास है तो उसका रकबा आप किस तरह से निकालेंगे, वो आप तूल मल्टीप्लाई बाय अर्ज़ कर देंगे। तूल अर्ज़ का ये है कि आम लफ्ज़ों में हम उसको कहते हैं कि चौड़ाई ज़रब लंबाई भी कह देते हैं, लेकिन ये तूल ज़रब हम अर्ज़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है ना वो रकबा आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद है बैरूनी हदूद की लाइन की बुर्जियात से हदायत की दुरुस्त कायम करने को क्या कहते हैं, इसको हम टाक बस्त कहते हैं। टाक बस्त ये उसका मकसद ये है कि जब हम बनाते हैं 2 मोज़े आपस में जब मिलते हैं ना, 2 मोज़ों की जो है बुर्जियाँ जो 2 मोज़ाजात की सहदा जाता है ना उसको बिल्कुल सही जगह पे दुरुस्त जगह पे जो है ना वो कायम करते हैं, तो उस चीज़ को कायम करने के नाम को हम ठाक बस्त कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है नक्शा फ़र्द रंग साजी किस दस्तावेज़ में शामिल होता है। जो नक्शा फ़र्द रंग साजी है जो हमारी फील्ड बुक है उसमें शामिल होता है। उसके बाद फील्ड बुक कौन सा पटवारी फार्म है। फील्ड बुक जो है वो पटवारी फार्म नंबर इसका 12 है, जिसको हम रोमन अदाद में लिखते हैं। यहाँ पे तो वैसे हमने सिंपल 12 लिख दिया है। उसके बाद हमारे पास है कि अगर एक मुसल्लस में कायदा के ऊपर
एक 90 डिग्री का ज़ाविया कायम करके एक इस्लाक कायम किया जाए तो उसको क्या कहते हैं। बाद का हमने जो है ना वो रकबा निकालने के लिए एक अमूद गिराते हैं, तो वही ये है ना अमूद की बात कर रहा है। अमूद जो है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है, तो यहाँ पे उसने कहा कि अगर बनाया है तो क्या होता है, वो अमूद होता है।